हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों को निरंतर सफलता मिल रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उनके आवास संत कबीर कुटीर पर प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। चंडीगढ़ में सिरसा लोकसभा क्षेत्र परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर डेलीगेशन की बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने अध्यक्षता की। बैठक में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल समेत बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली गई और साथ ही चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो 12 अगस्त 2023 कलायत के गांव कुराड़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस की जनसभा का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अपने संबोधन की समाप्ति पर एक चुटकुला सुनाते हुए रणदीप सुरजेवाला की जुबान फिसली, जिसमें वह एक अभद्र गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले बाबू घोड़ा हो गया, उन्होंने भी देखा बाबू चक्रे काट रहे, उन्हें थोड़ी दिक्कत है। यमराज वरदान तो जमींदार के पास था। बोले हाँ भाई बावड़ा हो गया, इसको ऐसा करते हैं रस्सी से जोड़ देते हैं। उसने बड़ा कहा ना मरवाओ, ये आ रहे और ये ले जाएगा मुझे। बोले अच्छा इसको गणा दिखे, इसकी तो नजर भी कमजोर रही, चश्मा लग रहा, और मैं दिखता नहीं। उन पागल हो गया, इस करके बावड़ा हो गया, इस करके करने लग रहा। आपने बुला के लाई पति को। फरीदाबाद के नहरवाली और फतेहपुर गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते दोनों पक्षों में विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि वहां गोलियां चलने लगी। घटना में दो युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अनेक स्कीम चला रही है और किसान उनका फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अंबाला कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई करने के बारे में जानकारी दी गई और उसके फायदे भी बताए गए। इस मौके पर भारी संख्या में किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई करके अच्छा मुनाफा कमाया है, उन किसानों ने भी सीधी बिजाई के फायदे बताए तथा साथ ही दूसरे किसानों को संदेश दिया कि वो भी धान की सीधी बिजाई करके जहां लेबर का खर्चा कम कर सकते हैं, वहीं सीधी बिजाई से पानी भी बचाया जा सकता है। वहीं सरकार भी धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन के रूप में देती है। धान की सीधी बिजाई से जहां लोगों का खर्चा कम होता है, वहीं पानी की भी बचत होती है। DSR है जो 2010 से कर रहा हूँ लगातार, तो 11-21 वैरायटी मैं यूज़ करता हूँ, जिसमें पानी की बहुत बचत है। तो और निकासी है जो लगभग सेम ही आती है, 18 से 20 कुंटल इसकी आ जाती है। इसमें थोड़ी दिक्कत है घास की, तो अब तो मतलब दवाइयाँ इतनी आ गई हैं कि घास की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधी बिजाई देखो जी बहुत ही वधिया तरीका है पानी को बचाने ਲਈ, जो किसानों ਲਈ बहुत ही लाहेवंद है। सब तो बड़ी गल तो जी अपना जो एरिया है पानी की बहुत मतलब कि पानी डूंगे चले गए बोर,
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਲੋ KVK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ जो सलाह दी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैरा ਦਿੱਤਾ। हमारा जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो धान की काफ़ी बिजाई होती है इस एरिया के अंदर, और जो धान की बिजाई के तहत सरकार समय समय पे विभिन्न इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज लॉन्च करती आई है ताकि किसान उससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। ये आज का प्रोग्राम है वो डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान की सीधी बिजाई, इसके तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ KVK में प्राइवेट कंपनी जो है हमारे बीच हैं किसानों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। KVK ने ये डायरेक्ट सीडेड राइस के ऊपर जो काम करना शुरू किया था वो 2010-11 से करना शुरू किया था। प्यार से दादा सभी सुनना चाहेंगे। नमस्कार जी सभी को। बीज तैयार करते हैं उसे हेर्बिसाइड टॉलरेंस थानेसर के डंपिंग जोन को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डंपिंग स्थल को लेकर प्रशासन की चिंताएं खत्म नहीं हो रही हैं। गांव बारना में डंपिंग स्थल बनाने के विरोध में गांव बराना और डेरा रामनगर के ग्रामवासियों ने कचरे से भारी गाड़ियों को सड़क पर रोका। वहीं कचरे की गाड़ियों की रुकने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और DMC सहित नगर परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामवासियों से बातचीत की। गांव वालों का कहना है कि शहर का कचरा गांव में नहीं गिरने देंगे। उन्होंने कहा कि उनके घर में बच्चे पशु इस कचरे की बदबू से बीमार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे शरीर बीमार हो रहे हमारा बीमारी नहीं आनी चाहिए और आप बाहर घेरते कचरा घेरने देंगे, इससे आप मार जाओ और गऊ कटे बच्चे कटे कटाए सारे बीच में गंद बड़ा होने लग रहे सड़े आप छड़ हो जाकर। ऐसा सर सरकार के पास कोई एक इस डंपिंग जो पॉइंट बारना का बनाया जा रहा है इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी मथाना में, कभी नकईमपुरा में, कभी सेक्स में, और अब वो सारी गंदगी शहर की बारना गांव को डंपिंग पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। हमने अपने बच्चों को जन्म दे रखा खेलने कूदने के लिए, सारे शहर की सारे डिस्ट्रिक्ट की गंदगी सहन करने के लिए नहीं है। चाहे कुछ हो जाए हम हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन गांव में डंपिंग पॉइंट नहीं बनने दिया जाएगा। विरोध तो क्या किया है, विरोध भी किया है सारे गांव ने मिलकर। जो एक कचरा यहाँ गिरने जा रहे थे लोग सारे शहर का इकट्ठा कर गंदगी पूरी मेरे गांव में, तो गांव वालों ने सभी ने मिलकर विरोध किया है भी हम ये गिरने नहीं देंगे। सुबह हम DC साहब के पास भी गए थे, DC साहब ने हमारे से 7 दिन का समय मांगा है, तो हमने कहा 7 दिन तो भी में सारा ही गाँव में कचरा ही कचरा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ आके फिर डंपरों को रोक कर वापस उनको भेज दिया। सरकार की वादा खिलाफी से गुस्साए रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। दरअसल रेवाड़ी बस अड्डा परिसर में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे इन कर्मचारियों का कहना है कि 23 जून को उनकी परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक के दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन्हें आज तक लागू नहीं किया गया और न ही उन्हें लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। 2 घंटे के लिए है, सरकार को सिर्फ चेतावनी देने के लिए है कि जो 23 जून को जो मांगों पर उन्होंने कहा था कि सहमति बनी है कि इनको हम लागू करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक न उन्हें लागू किया न उनके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां मुख्य जगह पर लगातार जाम लगने से अपने गंतव्य जगह तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सुबह और शाम अंबेडकर चौक से लेकर बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे तक 2-3 घंटे का जाम लगा रहता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं ट्रैफिक अधिकारी की माने तो सुबह और शाम बल्लभगढ़ के मेन चौक से जाम अंबेडकर चौक तक लगता है। जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी बाइक वाले रॉन्ग साइड आकर जाम लगा देते हैं।
कई बार बस खराब हो जाने से जाम की समस्या ज्यादा हो जाती है, जिससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। ये जो आगे मेन चौक है बल्लभगढ़, वहाँ से जाम की स्थिति बनती है, ये यहाँ तक पहुँच जाती है अम्बेडकर चौक तक। इसी वजह से ये जाम लगता है। हमको बस खुलवाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जो है ये बाइक वाले भी बीच बीच में से निकल के और आगे जाम लगाते हैं। अब ये तो मेन चौक वाले बताएंगे, हो सकता है कोई गाड़ी खराब होगी हो, उसकी वजह से भी जाम। ये नीली बसें खराब हो जाती है। तो खबर बल्लभगढ़ से है, जहां मुख्य जगह पर लगातार जाम लगने से अपने गंतव्य जगह तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार सुबह और शाम अम्बेडकर चौक से लेकर बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे तक 2-3 घंटे जाम लगता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और वहीं ट्रैफिक अधिकारी की माने तो सुबह और शाम बल्लभगढ़ के मेन चौक से जाम अम्बेडकर चौक तक लगता है। जाम को खुलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी बाइक वाले रॉन्ग साइड आकर जाम लगा देते हैं और कई बार बस खराब होने जाने से भी जाम की समस्या ज्यादा हो जाती है। भारतीय युवा पहलवान मोहित कुमार ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। मोहित अब अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। मोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले देश के चौथे पहलवान हैं। मोहित हरियाणा के झज्जर जिले के रुडियावास गांव के रहने वाले हैं। वे झज्जर के ही बुपनिया गांव के जयवीर अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। मोहित की उपलब्धि से उसके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। जॉर्डन में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल करना भारतीय पहलवान मोहित कुमार के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मोहित ने 0-6 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फाइनल में एल्डर अखमदुद्दीनोव की गलतियों का भरपूर फायदा उठाया और उन्हें 9-8 से हराया। मोहित गजब की फॉर्म में हैं और उन्होंने इस साल अपने सभी 13 मैच जीते हैं और कोई हार नहीं हुई है। इस साल उन्होंने एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप का गोल्ड और एशियाई अंडर 23 चैंपियनशिप का गोल्ड भी जीता है। मोहित के बड़े भाई मुकेश कुमार ने बताया कि मोहित ने 10 साल पहले कुश्ती की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत ही आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। परिवार में बहुत खुशी का माहौल है भाई साहब। बहुत अच्छा किया भाई ने, नाम किया देश का। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि युवा बालक जो है भाई अपने मेहनत करनी चाहिए, नशे पत्ते से दूर रहना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए देश के लिए। बहुत खुशी है। हाँ, हमारे सारे देश में खुशी हो, हमारे भी खुशी हो, गांव को भी, गवांड को भी खुशी हो, हमारे भारत को पूरे को। क्या पसंद है मोहित को खाने में? खाने में तो कुछ दे दे उसको। पहले तो दूध, दही, घी मिला के, फिर जो कुछ घी दूध चलता है वही। नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 24 के पूर्व पार्षद ओम प्रकाश से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पूर्व पार्षद ने इस कॉल की रिकॉर्डिंग के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत देते हुए इस मामले में जल्द ही ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। ओम प्रकाश ने मीडिया को जानकारी देते हुए उन्हें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और पैसे न देने पर परिवार को भी देख लेने की धमकी दी है। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने भी गहरा रोष प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। आज 11:39 पर मेरे पे व्हाट्सएप कॉल आती है और अगले वाला बोलता है भी मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, आपसे 50 लाख रुपए चाहिए। मैं बोला भाई मेरे पास तो इतना पैसे आए नहीं, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से आपको पैसे दूंगा। तो उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और मेरे बेटे के बारे में भी बोला तेरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही आपने देखा होगा हमारे फरीदाबाद से एमएलए हैं नीरज शर्मा, उनसे फिरौती मांगी गई। आज हमारा साथी है, गरीब आदमी है,
कुर्सियों का आ गया। तो किसी ना किसी तरीके से लगता है कि जो गुंडे हैं उनको जो सरकार का डर होता है, जो पुलिस का डर होता है, वो खत्म होता जा रहा है। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में नलों की हरियाणा परिवर्तन यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत में नलो नेता अभय चौटाला ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि यात्रा से लोग खासे उत्साहित हैं। वहीं उन्होंने नू हिंसा के लिए सरकार को पर ठिकरा फोड़ते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। 72 विधानसभा क्षेत्र हो गया, आज ये 72 कवर हो जाएगा मेरा। कल 73वें विधानसभा क्षेत्र में हम इंटर कर जाएंगे। अब तक 3080 किलोमीटर के करीब यात्रा चली है और 1500 से ज्यादा शहर, गांव और कस्बों में होकर के आए। यात्रा को बहुत बड़ा समर्थन है लोगों का। हर आदमी जो है इस सरकार से दुखी है, परेशान है। सांसद नायब सैनी ने मीडिया से बातचीत में तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को गरीबों की भूख नहीं, सत्ता की भूख की चिंता है। उन्होंने लोकसभा सत्र की समाप्ति पर कहा कि मानसून सत्र 2023 ने लोगों के दिलों पर अनोखी छाप छोड़ी है। पीएम मोदी ने अंग्रेजों के कार्यकाल के कानूनों को बदलने का काम किया, जबकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बिलों पर चर्चा करने की बजाय मणिपुर मुद्दे पर बेवजह बवाल मचाया। भारत के लोगों के सामने जो एक नया ये घमंडिया गठबंधन बना है, इस घमंडिया गठबंधन ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसकी आड़ में मानसून सत्र को बाधित करने का काम वो इस घमंडिया गठबंधन ने किया है। परंतु जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ा, विपक्ष और घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा भारत के लोगों के सामने उजागर हुआ। तो शाम में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोपरि सोच केवल ये है कि देश का समुचित विकास कैसे हो। उन्होंने कहा कि भारत देश जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में आए, इसके लिए हम सभी को ईमानदारी और आपसी मतभेदों को बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी को साथ देना होगा। सरकार योजनाबद्ध तरीके से गांव का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जल्द से जल्द सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। जनसंवाद है मेरा 5 गांव में, 2 गांव विधानसभा के हैं, 3 वार्ड के। ऐसी समस्या है सेंट्रल लेवल की हो, प्रदेश स्तर की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, उनका समाधान कैसे हो सकता है। ये कैंप, ये संवाद मीटिंग इसीलिए थी। समस्या भी सुनी जा रही है। ये समस्या आप लोगों के सामने तो उसका समाधान निकले। पानी की समस्याएं थी, जो भी समस्याएं पानी की, बिजली की, सड़क की, विकास की, अब धीरे धीरे हम उनका, क्योंकि पीछे तो कोविड एक ऐसा समय था जिसकी वजह से बहुत से काम अटक गए थे और पंचायत के भी क्योंकि चुनाव बहुत समय तक नहीं हो पाए थे। अब इस संवाद का मतलब यही है कि उन कामों को रफ्तार देनी है।
कुरुक्षेत्र में पंचायती राज के तहत 28 और मनरेगा के तहत 82 अमृत सरोवर और अमृत तालाबों का कार्य पूरा हुआ। तो हरियाणा पौंड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने अमृत सरोवरों का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों ने अमृत सरोवर के पानी के सैंपल एकत्रित किए। इस दौरान हरियाणा पौंड अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन प्रभाकर वर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माणाधीन अमृत सरोवरों का कार्य तय समय अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। आज का जो विजिट इस सिलसिले में था कि भाई कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे के दोनों साइड में जो तालाब हैं उसकी स्थिति को हमें निरीक्षण करके उसका प्रगति को हमें देखना था, और साथ साथ में पूरे जिले के जो काम चल रहे हैं अमृत सरोवर में, अदर देन अमृत सरोवर में, उसकी क्या प्रगति है, इस सिलसिले में हमारे साथ में हमारे टेक्निकल एडवाइजर रविकांत उपल जी आए हुए हैं। अब खबर गुरुग्राम से है, जहां सैनिक कॉलोनी के गेट नंबर 1 के पास हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक धुआं उठने लगा। ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बस में बैठी सवारियां बाल बच गईं। बता दें कि ड्राइवर ने बस को ब्रेक लगाकर उसमें बैठी सवारियों को समय पर उतारकर उनको सुरक्षित बस से बाहर निकाला। देखते ही देखते बस से आग की लपटें उठने लगी और पूरी बस धू धू कर जलने लगी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ी आकर आग पर काबू पाती तब तक पूरी बस जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी सवारी हाथाहाथ नहीं हुई, लेकिन इस हादसे के चलते इलाके में भारी और लंबा जाम लग गया। शुरुआत में गुड़गांव की तरफ से आ रही थी बस। गुड़गांव से? हाँ जी, और इधर से हमारी सैदर नाम की कार लेके जा रहा था, तो वो बराबर में जैसे आने इसमें धुआं निकलने लगे। हम यहीं पे खड़े थे, तो एकदम धीरे धीरे बहुत धुआं जैसे कबूतर में भागने लगे, इसमें से एकदम आग लगी, बढ़ती चली गई आग, बहुत ज्यादा आग लगी। फिर ये आग बुझाने के लिए मशीन की गाड़ी आई थी, तब ये कंट्रोल। बहादुरगढ़ से बीजेपी नेता करमवीर राठी को बेटे को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहादुरगढ़ के रोहतक रोड से बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर कोर्ट के आदेश पर यूपी पुलिस बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए आई है। दरअसल बीजेपी नेता करमवीर राठी के बेटे कमल और बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मुजफ्फरनगर कोर्ट ने जारी कर रखा है। इन्हीं आदेशों के अनुपालन करते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने कमल को गिरफ्तार किया। कि जो यूपी से पुलिस आई है, ना तो हमें ये पता था कि वो कौन से थाने से आई है, किस मैटर को लेके वो वारंट लेके आई है, क्योंकि एक फ्रॉड केस पहले करवाया गया था जिसकी कल तारीख है, जिसपे हमें कल जाना भी था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 3 या 4 पुलिस वाले थे और उनको वो एक स्लिप सी ले रहे थे। मैंने उनको कहा, वो बोले वारंट है वारंट है। मैंने कहा किस चीज का वारंट है, आप ये बताओ, पढ़वाओ, हम कोई गवार थोड़ी ना घूम रहे हैं। उन्होंने ना तो मुझे वारंट दिया। इन्होंने कमल राठी शनोक करमवीर राठी को अपने मुकदमे में अरेस्ट कराया है। कोर्ट के ऑर्डर हैं, माननीय सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 12 मुजफ्फरनगर, उनके आदेश से इन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। अगर इस तरह की कोई बात पाई जांच में, वो जांच का विषय है, अगर इस तरह की कोई बात पाई तो जिसने मारपीट करी उसके खिलाफ कार्रवाई। सूचना आई थी, उसी टाइम हमने कंट्रोल में वीटी करने के लिए कहा।